ओके, चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। सो यहां पे हम बात करने वाले हैं इंडिया और उसके कुछ नेबर्स के बारे में, और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हम चाइना और पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये हम लोग शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं इसके, ठीक है, लाइक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का एक वीडियो रहेगा और 2 से 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे ताकि ये चैप्टर से बोरिंग भी नहीं बने और शॉर्ट में कंप्लीट भी हो जाए। देखिए, सबसे पहले बात होती है ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। आज जो भी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इकोनॉमी चेंज हुई है, ये किसकी वजह से हुई है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुई है। पहला केस तो ये। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे हम लोगों ने फॉर्म किया रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप्स। अब जैसे हमने यूएन है, भाई यूएन के अंदर सारे लोग आ जाते हैं, यूएन के सारे लोग मेंबर्स बन जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग मेंबर्स बन गए, करीब करीब सारे के सारी कंट्रीज, आईएमएफ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, इन सब के मेंबर्स हैं। बट जब हम बात करते हैं छोटे छोटे एरियाज की, छोटे छोटे ग्रुप्स की, जहां पे हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स भी फॉर्म कर दिए, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने फॉर्म किया रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप, जैसे सबसे पहले सार्क बना। तो एक सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके मेंबर्स है लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसका एम था एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसीलिए सार्क बना। फिर इसी तरीके से बना यूरोपियन यूनियन। इसमें 27 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जो कि प्राइमरीली यूरोप में है। तो यूरोपियन यूनियन मतलब जहां पे यूरोप में जितने भी नेशंस हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, उन सबके कॉम्बिनेशन से हमने यूरोपियन यूनियन बनाया। नेक्स्ट बनाया आसियान। आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने मिलकर आसियान बनाया, जिसके मेंबर्स हैं लाइक थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, कंबोडिया, ठीक है, म्यांमार, वियतनाम, ये सब इसके कुछ मेंबर्स हैं। इस तरीके से हमने और भी ऑर्गेनाइजेशंस देखी, जैसे कि द ग्रुप ऑफ 8, जिसको कहते हैं G8। G8 मतलब ग्रेट 8 नेशंस भी कहते हैं इसे। इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम यहां पे तैयार किया गया, जहां के मेंबर्स हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, रशिया। तो सारे के सारे ग्रेट 8 नेशंस आ चुके हैं, आप देख सकते हो। फिर आया G20, जिसका इंडिया भी मेंबर है। G20 नेशंस, द ग्रेट 20 नेशंस। तो फोरम ऑफ कंट्रीज दैट इंटेंड्स टू प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये चाहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, सस्टेनेबल ग्रोथ रहे। तो इसके अंदर 20 जो कंट्रीज आई, उसके अंदर इंडिया भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, यूएस भी है, यूके भी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर हमने फॉर्म किया ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर क्या था? एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज, जिसके अंदर आते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब देखो हुआ क्या, बात करते हैं हम किसके बारे में? बात करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेबरिंग इकोनॉमीज के बारे में, कि नेबरिंग इकोनॉमीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो नेबरिंग इकोनॉमीज के अंदर 3 तरीके से हम इसे पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस देखेंगे, दूसरा हम कंपटीशन देखेंगे, तीसरा हम ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, तो डेवलपमेंट में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज थी इनके डेवलपमेंटल पाथ में, तो क्या क्या सिमिलैरिटीज हमें पता लगती है। तो देखिएगा, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज के अंदर सिमिलैरिटीज थी, जहां पे तीनों ने स्टार्ट चालू किया था, प्लानिंग साथ में चालू करी थी, सिमिलर स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करी थी और सिमिलर ग्रोथ रेट थी। तो तीनों ने यहां पे तीनों के 4 पॉइंट्स सिमिलैरिटी शो करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान तो आजाद हुए थे कब? 1947 के अंदर, तब से इन्होंने चालू किया। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब एस्टैब्लिश हुआ था? चाइना कब एक तरीके से इंडिपेंडेंट हुआ था? 1949 के अंदर। तो 1947 और 1949 कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर है। फिर आता है प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज। इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स बनाना चालू किया था। सिमिलर 5 ईयर प्लान्स आपके पाकिस्तान में भी है और सिमिलरली 5 ईयर प्लान्स आपके चाइना में भी बनते हैं। सो इंडिया अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951 से 56 बनाया, पाकिस्तान ने बनाया 1956 के अंदर और चाइना ने बनाया फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1953। तो देख सकते हैं ये भी ऑलमोस्ट बराबर था तीनों कंट्रीज का।
All the three countries adopted similar strategies. Similar strategies मतलब कि पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं है तो जो भी खर्चा करना है वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को ही ग्रोथ लानी पड़ेगी। तो यहां पे लिखा है सच एज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। तो बोलता है लार्ज पब्लिक सेक्टर क्रिएट करने की कोशिश करी, ह्यूज पब्लिक एक्सपेंडिचर करने की कोशिश करी ताकि सोसाइटी और लोगों का डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर सकेंगे। नेक्स्ट बोलता है सिमिलर ग्रोथ रेट्स टिल 1980s ऑल द थ्री कंट्रीज हैड सिमिलर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम। तीनों बराबर थे, तीनों की ग्रोथ भी बराबर, पर कैपिटा भी बराबर, तीनों हर तरीके से बराबर नजर आते थे। अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे किसके बारे में? पर्टिकुलरली हम बात करेंगे चाइना के बारे में। तो देखो चाइना में एक पार्टी रखती है, ठीक है, चाइना के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वन पार्टी रूल चलता है, ओके, सिंगल पार्टी रूल है। सो गवर्नमेंट कंट्रोल है चाइना के ऊपर पूरा। ऑल क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जितने भी क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, लैंड हो गया, ठीक है, जो भी बिजनेस हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, सब कुछ के ऊपर किसका कंट्रोल है? वन पार्टी रूल चलता है, गवर्नमेंट का रूल चलता है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया सबसे पहले पाकिस्तान के चाइना के अंदर। अब चाइना आजाद हो चुका है, चाइना अलग बन चुका है, 1949 में अलग हो चुका है। अपन देख सकते हैं कि सारा कंट्रोल किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में है। तो सबसे पहला है जीएलपी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। स्टैब्लिश किसने किया? मेओ डियोंग ने इन 1958 में। पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स, बोले घर के जो पीछे वाली एरिया है बराबर इंडस्ट्रीज चालू करो। पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। इन रूरल एरियाज कम्युनिस्ट वर स्टार्टेड। तो कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये कुछ गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड यूनिट्स होती है, जहां पे जितना भी रूरल एरियाज का कंट्रोल होता था वो इन लोग के हाथ में होता था। तो ये लोग एस्टैब्लिश्ड रहते थे, ये लोग अपने हिसाब से काम करते थे। तो अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स, तो सारे के सारे लोग कलेक्टिवली लैंड्स को कल्टिवेट करते थे। इन 1958 देयर वर 26,000 कम्युनिटीज कवरिंग ऑल दी फार्म पॉपुलेशन। मतलब आप सोचो पूरा का पूरा फार्म पॉपुलेशन किसके अंदर था? ठीक है, कम्यून सिस्टम के अंदर आ गया था, कम्यून सिस्टम के अंदर आ चुका था। फिर धीरे धीरे चाइना ने कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना चालू किया। तो ड्रॉट आया सबसे पहले, ड्रॉट। A severe drought caused havoc in China, killing about 30 million people. 3 करोड़ लोग मर गए ड्रॉट की वजह से। दूसरा चाइना ने प्रॉब्लम फेस किया रशिया के साथ, कॉन्फ्लिक्ट्स विद रशिया। रशिया के साथ जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट हुए तो रशिया ने क्या किया था? अपने प्रोफेशनल्स को भेजा था चाइना के अंदर कि जाओ और तुम जाके हेल्प करके आओ, सिखा के आओ उनको काम। जैसे ही रशिया से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रशिया ने बोला हाँ भैया कोई काम नहीं सिखाना, आ जाओ वापस, चलो वापस आओ। When Russia had conflicts with China, it withdrew its professionals who had earlier been sent to China to help in industrialization process. सबको बुला लिया वापस, बोले आ जाओ भैया। फिर आया इनके पास एक नया GPCR, ग्रेट प्लोरेटरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जो कि चालू हुआ था 1966 से 66 से 76 तक चला। तो हम लोग देख रहे हैं कि चाइना जो है 1949 में अलग हुआ, 1958 में जीएलपी आया, फिर हमने कुछ प्रॉब्लम फेस करी, फिर हम लेके आए जीपीसीआर। वही सेम पर्सन ने इंट्रोड्यूस करा था इसे भी। अंडर जीपीसीआर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। ठीक है, बोले हाँ शहर के लोग आओ, चलो गांव निकलो, चलो गांव जाओ, कंट्री साइड जाओ भाई, सीख क्या वहां से। its aim was to weed out people opposed to the communist ideology। एक्चुअली क्या हुआ था कि लोग वहां पे ना अगेंस्ट हो रहे थे वहां पे गवर्नमेंट के, कम्युनिस्ट पार्टी के, क्योंकि आपको पता है वहां तो कम्युनिस्ट पार्टी चलती है, एक ही गवर्नमेंट चलती है। तो जो स्टूडेंट्स, जो प्रोफेशनल्स, जो लोग सीख चुके थे, जिनको लगता था कि नहीं दूसरी कंट्रीज, हमारे आजू बाजू वाले कंट्रीज, ठीक है, क्या कर रही है यहाँ पे, ये लोग तो डेमोक्रेसी चला रहे, तो हम लोग डेमोक्रेसी क्यों नहीं चला रहे। तो इनको सिखाने के लिए गांव भेज देते, जाओ वहां से सीख के आओ काम करना, ठीक है। तो वहां पे भेज दिया जाता था। इट्स एम वाज टू वीड आउट पीपल अपोज्ड टू द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाते थे उनको गांव में भेज दिया जाता था। अब धीरे धीरे चाइना ने क्या किया, चाइना रिफॉर्म्स लेके आया। तो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1978। तो
तो हो गया ना 1980 के पास में, क्योंकि मैंने यही तो कहा था 1980 तक तीनों बराबर थे। 1980 के बाद पोजीशन चेंज हुई, तो 1980 तक अगर तीनों बराबर थे, और आप देख सकते हो कि 19, ठीक है, ये जीपीसीआर कहां तक चल रहा है, 1966 से 76 तक। आप देख सकते हो हर चीज मतलब कितने स्पेसिफिक टाइमलाइन के साथ चल रही है। पहले क्या हुआ चाइना में, क्या हुआ सोचो, 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, 1949 में बना। उसके बाद 1949 के बाद इन्होंने 1958 के अंदर जीएलपी चालू किया। 1958 के बाद जीएलपी बढ़िया चल रहा था, उसके बाद जीएलपी खत्म हो गया। जीएलपी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हुई, उसके बाद 1966 से 76 और 10 साल 11 साल ये चला। उसके बाद 1978 में इन लोगों ने रिफॉर्म्स लाना चालू किया, उसके बाद चाइना रुका ही नहीं। तो 1978 में चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन फेजेस, 4 फेजेस में बोले तो चालू करा है। इनिशियल फेज में सबसे पहला जो फेज होता है वो बेसिक चीज है, आप खुद सोच सकते हो कि सबसे पहला जो फेज होगा वो ऑब्वियसली कौन सा होगा, वो ऑब्वियसली था एग्रीकल्चर। फर्स्ट फेज वाज एग्रीकल्चर, कि पहला फेज था ही एग्रीकल्चर, क्योंकि हर कंट्री अगर कोई भी कंट्री ग्रो करना चालू करेगी तो सबसे बेसिक चीज से चालू करेगी, वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करेगी। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, और रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। तो देखो चालू तो शुरुआत तो वहीं से ही होगी। तो रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन लैंड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स, कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स व्हिच वर अलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड। तो कम्यून सिस्टम खत्म कर दिया, उनको खत्म करके छोटी छोटी लैंड्स बना दी और हाउस होल्ड्स को दे दी, चलो यहां पे रह लो, तुम लोग खेतीबाड़ी कर लो, ग्रुप में खेतीबाड़ी बंद। ओके, तो रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर, तीनों में रिफॉर्म्स चालू किए। ठीक है, स्मॉल लैंड्स को डिवाइड कर दिया, कम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया, और इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में लैंड डिवाइड कर दी। फिर उनको बोला तुम एग्रीकल्चर करो, खेतीबाड़ी करो, ठीक है, और इतना परसेंट हमें टैक्स दे देना, खत्म बात। तो पहले गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स ले जाती थी, कम्यून सिस्टम में गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा पचा ले जाता था। उसके बाद लोगों को बोल दिया नहीं तुम रखो, हमें तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टैक्स दे देना, लाइक 10%, 5%, 20%, जितना भी लैंड रेवेन्यू जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। सेकेंड फेज में, लेटर फेज में, रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इनको लगा इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करा जाए, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोगों ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, विलेज एंटरप्राइजेस वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स और विलेज एंटरप्राइजेस को बोलते हैं चलो तुम भी गुड्स बना लो। पहले क्या था, ऐसा नहीं था। पहले ऐसा जो टाउन्स वाले थे और ये जो विलेज वाले थे, ये लोग अलाउड नहीं थे, प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था, सरकारी बनाते थे, सिर्फ गवर्नमेंट बनाती थी गुड्स। फिर उनको लगा कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करना चाहिए, तो 1958 में प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया। ठीक है कि हाँ ठीक है भाई, तुम लोग भी आ जाओ, तुम लोग भी अच्छे लेवल पे काम कर लो। एट दिस स्टेज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज वर मेड टू फेस कंपटीशन। तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो थी, जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती थी या गवर्नमेंट्स जो चलाती थी, अब बोल दिया कि ठीक है भाई तुम कंपटीशन फेस करोगे अब, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को अलाउ कर दिया ना। फिर सरकार ने तीसरे फेज में चालू करी डुअल प्राइसिंग। डुअल प्राइसिंग नाम से पता लग रहा है दो तरीके की प्राइसेस। डुअल प्राइसिंग में पहला पार्ट तो रखा कि गवर्नमेंट ने प्राइसेस फिक्स कर रखी है, तो तुम जितना भी खरीदते हो सामान या जितना भी बेचते हो, इस प्राइस पे गवर्नमेंट से खरीदोगे, इस प्राइस से गवर्नमेंट को बेचोगे, या गवर्नमेंट की जो प्राइसेस फिक्स्ड है उतने पे ही खरीदोगे, उतने पे ही बेचोगे, फिक्स्ड अमाउंट। उसके ऊपर जो है वो तुम अपनी मर्जी से बेचो। ये करा गवर्नमेंट ने। क्यों ये करा? गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। क्या होता है, एक एग्जांपल देके समझाता हूं। गवर्नमेंट ने बोला कि आज हमें 30% एक्सपोर्ट करना है। तुम्हारा प्रोडक्ट कितने में बनता है? तो आपने कहा मेरा प्रोडक्ट बनता है 50 रुपए में। बोले मार्केट में कितने में बेचते हो? बोले 125 रुपए, 110 रुपए में बेचता हूं। चलो 110 में। गवर्नमेंट ने कहा नो, गलत बात, 51 में बेचो। सरकार 51, हमें तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है 40 में बेचो। सरकार 40 में तो हमें लॉस हो जाएगा, 10 में दे दूंगा। आप समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइसेस फिक्स कर दी कि इतने पे ही बिकेगा, और तुम्हें खरीदना है तो इतने पे ही खरीदोगे। अब मान लो चाइना के लोग इंपोर्ट करा रहे गुड, इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दे, नहीं कितने पे खरीद रहे हो? बोले 200 में खरीदते हैं हम, ये 200 का माल आता है। बोले नहीं, टैक्स देके 400 में खरीदोगे। बोले सारा महंगा क्यों खरीदे? आप समझ रहे हो? या सस्ता। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या करती थी, फिक्स कर देती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट चाहती है सब लोग बिजनेस कर सके, तो उन्होंने क्या कर दिया, सबके लिए स्पेसिफाइड परसेंटेज की इतना तुम्हें इस प्राइस पे खरीदना है, इतना इस प्राइस पे बेचना है, इतनी क्वांटिटी 30%,
हमारी रेट से खरीदोगे, बाकी 70% अपने हिसाब से करोगे। तो ये होता है डुअल प्राइसिंग। डुअल प्राइसिंग मींस फिक्सिंग प्राइसेस इन टू वेज। Farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities on the price fixed by government, and the rest inputs and outputs were purchased and sold at market prices. ये तीसरा इन्होंने चालू किया। इससे इन्होंने क्या किया, इससे इन्होंने एक्सपोर्ट को कैप्चर करना चालू किया, धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स को, एक्सपोर्ट्स बढ़ी इनकी। समझ गए क्या? तो पहला अपन ने देखा एग्रीकल्चर को, दूसरा देखा इंडस्ट्री को बढ़ाया, तीसरे में इन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करी, और चौथे में इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी बाय ओपनिंग सेज। तो सेज चालू करी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। सेज वर सेट अप इन चाइना। सेज वर सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करो, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को मंगवाओ, इंपोर्ट करो हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इनटू चाइना। तो इसके लिए चाइना ने क्या किया, सेज चालू किया। तो देख सकते हैं चाइना चालू हुआ था 1949 से, फिर आया इसका सबसे बड़ा चीज दैट इज जीएलपी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, तो वो सबसे पहले जो आया जीएलपी वो आया था 1958 में। उसके बाद कुछ डिक्लाइंस आए, फिर नया आया इनके पास कल्चरल, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बनाया। ठीक है, तो वो कब आया था, वो आया था 1966 से 76 तक। फिर उन्होंने 2 साल के बाद, ठीक है, इन्होंने रिफॉर्म्स लाना चालू किया 1978 से। तो 1978 से सबसे पहला जो रिफॉर्म आया था वो आया था एग्रीकल्चर में फर्स्ट फेज में, सेकंड में आया इंडस्ट्री को लेके, तीसरा फेज इन्होंने बनाया डुअल प्राइसिंग करके, मतलब एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, और चौथा फेज जो था वो अट्रैक्ट करने के लिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना के पास आए। और ये आपको पता है ये सेज उन्होंने चालू कर दिया। चाइना का पार्ट कंप्लीट हो गया। कल नेक्स्ट क्लास में पाकिस्तान का पार्ट पढ़ते हैं, फिर देखेंगे सिमिलैरिटी वो कि क्या क्या डिफरेंसेस है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में। थैंक यू सो मच गाइस।